हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो माय नेम इज़ रवि विश्वकर्मा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी, लखनऊ। सो लास्ट टाइम पे हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट इज़ डिज़ाइन अगेंस्ट द स्टैटिक लोडिंग, और मैंने स्टार्ट कर दिया था डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग। जैसे मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग। डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग में सबसे बेस्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। क्या होता है फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस, कैसे काम करता है, कौन कौन से इनके डायग्राम बनेंगे, सभी को एक साथ देखेंगे, ठीक है। बेसिकली फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस इज दैट स्ट्रेस, या मैं कह सकता हूँ कि किसी जब कंपोनेंट पे कोई फोर्स लगता है और वो टाइम के साथ वेरी करता रहता है, तो उस फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रही है उस कंपोनेंट में, उसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस। आज टॉपिक हमारा फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस, ठीक है। सो इन मैनी एप्लीकेशन द कंपोनेंट आर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, यानी क्या बोला, इन मैनी एप्लीकेशन द कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच इज वेरी with respect to the time, and with the help of these forces on that component stress will be developed, and these stress are known as the fluctuating stresses, and the stresses induced due to the such force is called fluctuating stresses. So we can say it is observed that about 80% of the component are failed or fractured just because of the fluctuating stress or cyclic loading. जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उसमें हम बात करें तो 80% कंपोनेंट अगर फेल होते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस, और वी कैन से दैट फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल फॉर फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेसेस. फर्स्ट वन इज फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस, और फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस के ही 2 स्पेशल फॉर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्व स्ट्रेस, एंड वी कैन से ऑल्सो रिपीटेड स्ट्रेस. तो फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस के 2 स्पेशल फॉर्म होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व स्ट्रेस एंड रिपीटेड स्ट्रेस, ठीक है. तो पहले फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस के मैं थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ. इन मैनी applications, the component subjected to the force, the component subjected to the force which is varying with respect to the time, and the stresses, full stop, the stresses induced due to these forces are called फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस, ठीक है. क्या बोला कि बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल कंपोनेंट हैं जिनके ऊपर फोर्स लगता है. वो फोर्स कैसा है, जो कि टाइम के साथ ये फोर्स बदलता रहता है, और इस फोर्स की वजह से जो उस कंपोनेंट में स्ट्रेस डेवलप हो रही है, वही स्ट्रेस क्या कहलाती है,
fluctuating stress. So there are three type of mathematical model for cyclic stress. There are three types of mathematical model for cyclic stress. So सबके मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. पहला है आपका क्या, दैट इज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस. फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, फर्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस. देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है. आप एक कर्व बनाएंगे, दैट इज स्ट्रेस एंड द टाइम. स्ट्रेस और टाइम के बीच, क्योंकि स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या हम कह सकते हैं लोड का जो वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. दैट्स व्हाई वी ड्रॉ द ग्राफ विद स्ट्रेस एंड इंक्लूडिंग विद द टाइम. इज इट क्लियर? सो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की बात करता हूँ तो इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड एम्पलीट्यूड स्ट्रेस तीनों का इंक्लूशन होगा. जैसे कि दिस इज द योर मीन स्ट्रेस. तो मीन स्ट्रेस के ऊपर ही मैक्सिमम होगी, उसके नीचे ही मिनिमम होगी. तो दिस इज द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस. दैट इज कॉल्ड sigma max, means we can say maximum stress. This is called sigma min. So we can say that minimum stress. And you all know the top to bottom इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन होता है that is called sigma a, and it is known as amplitude stress. और जो सेंटर की लाइन है this is called sigma m. sigma m means mean stress. तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का ग्राफ कैसे बनता है, या आपको कई सारे ग्राफ दे देगा और उसमें आपको ऑप्शन प्रोडक्ट दे, 4 ऑप्शन और 4 ग्राफ. उसमें किसी मैचिंग के लिए बोल सकता है, या फिर कह सकता है कि इसमें से पहचानिए कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का ग्राफ कौन सा है. तो लुकिंग लाइक दिस, आप लोग याद रखिएगा, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस इज स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड दिस इज मीन स्ट्रेस. क्लियर? सेकंड जो आता है आपका दैट इज कॉल्ड रिवर्स स्ट्रेस, या वी कैन से रिपीटेड स्ट्रेस. एंड रिपीटेड स्ट्रेस. और मैं बात करूँ रिपीटेड स्ट्रेस, तो रिपीटेड स्ट्रेस फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का एक स्पेशल टाइप होता है विद सिग्मा मिन इक्वल्स टू 0. Repeated stress is the special type of the fluctuating stress with sigma mean is equals to 0. देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है. स्ट्रेस एंड टाइम के बीच आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. Here, अब सिग्मा मिनिमम 0 मीन्स मिनिमम का पॉइंट यहाँ पे ना होके अब बिल्कुल किस पे होगा, एक्सिस पे ही होगा, ठीक है, या एक्स एक्सिस पे या टाइम एक्सिस पे ही होगा. Means we can say this is your mean stress. So this is the maximum value and this is the minimum value, maximum and minimum. So here we can say this is the sigma a, और इस केस में sigma a और sigma max सेम वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए यहीं से sigma max आता है और इन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस क्या कहलाता है, सिग्मा ए स्ट्रेस एम्पलीट्यूड. दिस इज योर सिग्मा एम मीन स्ट्रेस. हेयर सिग्मा मिनिमम इक्वल्स टू 0. और ऐसा कोई ग्राफ अगर आपको कहीं दिख रहा है दैट इज कॉल्ड रिपीटेड स्ट्रेस. ठीक है, एक और आता है जिसको कहते हैं आप रिवर्स स्ट्रेस. मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, देना भी और एक कम से कम एक न्यूमेरिकल भी आज आपको सॉल्व करना है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व स्ट्रेस. थर्ड वन इज रिवर्स स्ट्रेस. Reverse stress is also the special type of the fluctuating stress
हैविंग मीन स्ट्रेस इज 0 मीन्स सिग्मा एम क्या होगा इस केस में 0। रिपीटेड स्ट्रेस में सिग्मा मिनिमम 0 होता था, रिवर्स स्ट्रेस में सिग्मा मीन इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर डायग्राम बनाते हैं, देखते कैसे इसका बनेगा। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस एंड टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना होगा, दैट इज लाइक दिस, दिस इज योर स्ट्रेस एंड दिस इज योर टाइम। तो अगर मीन स्ट्रेस को 0 करना है, और यहाँ से देखिए मीन स्ट्रेस को अगर 0 करना है तो इस मीन स्ट्रेस को आपको टाइम एक्सिस पे ही लाना होगा। दिस इज योर मीन स्ट्रेस। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? अप डाउन अप डाउन अप, लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मैं इनके और इसके बीच की डिस्टेंस देखूं, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इस केस में इसे बोलेंगे स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इधर सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। ये 3 ग्राफ आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन तीनों ग्राफ से सिंपली से आपको ग्राफ देगा, मैचिंग कराने के लिए पूछ लेगा, ग्राफ देगा, कोई एक सही होगा और उस सही को सही से मिलान करना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 3 ग्राफ है, बेसिकली देखा जाए तो ये सिर्फ एक ग्राफ है। आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। एक कंडीशन आपकी दिस इज योर सिग्मा मीन, और जब सिग्मा मिनिमम होगा तो दिस इज रिपीटेड स्ट्रेस। अगर मीन स्ट्रेस 0 होगा तो दिस इज योर रिजर्व स्ट्रेस। अल्टीमेटली आपको याद किसको रखना है? फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस को। ठीक है, एक बार देखिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसका, कुछ इसका प्रूविंग देख लेते हैं। यू नो दैट सिग्मा एम और सिग्मा ए, अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ ले सिग्मा एम और सिग्मा ए क्या होता है, तो मीन स्ट्रेस आपको पता है 1/2 क्या होता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन, यू नो, एंड 1/2 सॉरी दिस इज प्लस सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन। इससे बेस आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखिए स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकालना है तो मैक्सिमम से और मिनिमम से एक दूसरे को माइनस करके हाफ से डिवाइड कर देंगे, एम्पलीट्यूड आ देगा। और मीन निकालना है तो मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ के हाफ से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल आएगा। ठीक है, देख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन इज योर फटीग फेलियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फटीग फेलियर। फटीग होता है क्या बेसिकली? सो हम कह सकते हैं फटीग इज अ वीकनिंग ऑफ द मटेरियल। एक तरह से किसी मटेरियल की कमजोरी है जो कि रिपीटेडली अप्लाइड साइक्लिक लोडिंग की वजह से, रिपीटेडली अप्लाइड लोडिंग की वजह से ही जब कोई मटेरियल ब्रेक कर जाती है तो उसे हम बोलते हैं फटीग फेलियर। ठीक है, अगर हम किसी मटेरियल पे कंटिन्यूसली रिपीटेडली लोड, या फिर मैं कह सकता हूँ साइक्लिक लोड अगर अप्लाई हो रहा है, सो उस मटेरियल में एक प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज्ड स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज्ड स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, और इसी डैमेज को ही हम क्या बोलते हैं? फटीग फेलियर। अगर मैं फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस के केस में बात करता हूँ, सो we can say compressive stress is taken as negative and tensile stress is taken as positive। क्योंकि अगर हम साइक्लिक लोडिंग की बात करते हैं तो इसमें टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस बोथ आर एक्टिव, बोथ आर अप्लाइड अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ फटीग फेलियर की। फटीग फेलियर, ठीक है, सो इट इज नथिंग बट अ वीकनिंग ऑफ द मटेरियल। it is a weakening of
it is weakening of the material. It is nothing but a weakening of a material. So we can say it is a progressive and localized structural damage. With this, it is a progressive and localized structural डैमेज. अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ द फ्लैक्चुएटिंग स्ट्रेस, देयर इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस एक्टिवली बोथ एंड एक्टिव बोथ अल्टरनेटिवली. देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ. जैसे कि दिस इज अ रॉड. ओके, दिस इज अ रॉड. अब इसमें दो लेयर है, एक अपर साइड, एक लोअर साइड. आप किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे. मैं मान के चलता हूँ अपर साइड इज माय रेफरेंस. अपर साइड इज माय रेफरेंस. अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ. मैंने फोर्स लगाया, कुछ ये ब्रेक हुआ, लुकिंग लाइक दिस. ऐसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया. तो आपको क्या फील आ रहा है कि अपर साइड टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा? मुझे तो जहाँ तक फील आ रहा है कि अपर साइड टेंसाइल जाएगी, क्योंकि ये है ऊपर साइड. अगर ये ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर साइड टेंशन आएगा, नीचे साइड क्या आएगा? दिस साइड इज कंप्रेशन. सो कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड टेंसाइल इन दिस केस विल बी टेकन एज पॉजिटिव. अगर मैं इसी को फोर्स ऐसे लगाया अभी, ठीक, अगर मैं इसी मटेरियल पे फोर्स अप डाउन साइड लगा दूँ, अप साइड लगा देता हूँ, तब कैसा होगा? देखिए लुकिंग लाइक दिस फोर्स. यहाँ पर क्या आएगा आपका? इनसाइड, दैट इज पॉजिटिव, and there is a compression that is negative. ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो फटीग फेलियर है, फटीग फेलियर के ऊपर साइमल्टेनियसली दो स्ट्रेसेस एक्ट करती है. फर्स्ट वन इज टेंसाइल एंड अदर वन इज कंप्रेसिव. या पहली कंप्रेसिव, दूसरी टेंसाइल. जब इसके ऊपर हम रिपीटेडली अप्लाई करते हैं कोई फोर्स, या फिर इसके ऊपर हम कोई साइक्लिक लोड को अप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको यही याद रखना है कि फटीग क्या होता है. तो फटीग इज अ वीकनिंग ऑफ द मटेरियल. एक तरह की किसी मटेरियल की ये क्या है? आपकी कमजोरी है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट स्टडी इज इंड्योरेंस लिमिट. क्या होती है इंड्योरेंस लिमिट? इस पर आप कर देते हैं. एक टॉपिक में लिख के और बोल के समझा रहा हूँ, कोई भी छोड़ नहीं रहा है आपसे. सेकेंड वन इज इंड्योरेंस लिमिट. क्या होता है इंड्योरेंस लिमिट? बेसिकली इंड्योरेंस लिमिट एक मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी कंपोनेंट की, या कह सकते हैं इंड्योरेंस लिमिट इज अ मैक्सिमम value of the reverse stress of the component with the help of which it can be sustain the failure. ठीक है, या it can be sustain the infinite number of cycle before failure. ठीक है, so endurance limit is defined as the maximum value of the completely reverse stress that the specimen sustain the infinite number of cycle before failure, or we can say without failure. It may be defined as the maximum value of it may be defined as the maximum
value of maximum value of completely reversed stress, value of completely reverse stress of the component that can sustain infinite number of cycle without failure. Clear? That can sustain the infinite number of cycle without failure. मुझे लगता है मैं टैपर्ड चला गया हूँ, कोई बात नहीं, अगले से ध्यान रखेंगे, हालांकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एंड्योरेंस लिमिट। एक ऐसी लिमिट होती है किसी कंपोनेंट की, एक ऐसी मैक्सिमम रिवर्स लिमिट होती है किसी कंपोनेंट की जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस कर सके बिना फील्ड किए हुए, वही उस मटेरियल की क्या होती है, एंड्योरेंस लिमिट। लेकिन एक आपको बता दूं, कोई भी मटेरियल अपने एंड्योरेंस लिमिट के हिसाब से काम नहीं करता, उससे पहले ही फेल हो जाता है। और फेल हो जाता है तो मैं कैसे बताऊंगा क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं जिसकी वजह से मटेरियल की एंड्योरेंस लिमिट कम हो जाती है, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, जैसे सरफेस फिनिश फैक्टर वगैरह, रिलायबिलिटी हो गया फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी मैं आगे बताता हूँ। चलिए ये देख लीजिए, नेक्स्ट स्टडी डालिएगा, वॉलर कर्व्स और एसन कर्व। वॉलर कर्व काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूज होने वाला है ये। वॉलर्स कर्व, इसी को क्या बोलते हैं, एस एन कर्व, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ साइकिल्स कर्व। So SN curve is a graphical representation of stress amplitude versus the number of stress cycle. So SN curve क्या होता है, बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का, एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल का बिफोर फटीग फेलियर। जब तक कोई मटेरियल फटीगली फेलियर नहीं हो जाता, उससे पहले तक एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल के बीच का जो ग्राफ बनता है उसी हम क्या बोलते हैं, एसन कर्व। इस कर्व को एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अगस्त वॉलर, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, दैट इज इन 1870 में एक रिसर्च पेपर लिखा था। जिन्होंने लिखा था उसका नाम था वॉलर, अगस्त वॉलर, और ये जो पेपर था दैट इज बेसिकली बिलोंग ऑन एसन, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। इसी वजह से जिन्होंने लिखा था, इसी वजह से इस कर्व को हम वॉलर कर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो एक बार मैं वॉलर कर्व बनाता हूँ, और बेसिकली ये जो वॉलर कर्व था ये लॉग लॉग टेबल पे बनाया गया था, लॉग लॉग ग्राफ पे। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड द स्ट्रेस नंबर ऑफ साइकिल on the log-log diagram, ये log-log graph paper is called Wöhler curve और SN curve। चलिए इसको डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है इसका Wöhler curve का। This is, मैंने बोला ना log-log डायग्राम चलेगा, log 10, this is S, S is the stress amplitude, this is log 10, n is the number of cycle, that is called SN curve। क्लियर है विजिबिलिटी, ठीक। एक मैं सिंपल सा ग्राफ बना लेता हूँ, और ये ग्राफ इस तरह के SN कर्व में ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा हर बार। कैसा कुछ, ठीक, ये आपका ग्राफ उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि इस ग्राफ के जो आउटर डायरेक्शन जितना भी पॉइंट होगा इस ग्राफ का, दैट इज फटीग फेलियर, जितना भी होगा दैट इज कॉल्ड फटीग फेलियर, ठीक।
और जहाँ से ये कर्व आपका बेंड हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड इंड्योरेंस लिमिट। मीन्स अभी तक तो मटेरियल सर्वाइव करा जा रहा है, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स आप दे रहे हो ये मटेरियल सर्वाइव कर ले रहा है, लेकिन जहाँ से मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता है उस लिमिट को हम बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट, दैट इज कॉल्ड लॉग SE बेस 10। ठीक है, लॉग SE बेस 10 दैट इज इंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस। इंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस। क्लियर? अगर मैं इस ग्राफ की शुरुआत की बात करता हूँ तो दिस इज स्टार्टअप एट 10 की पावर 3 या सिर्फ 3, क्योंकि वहाँ पर लॉग लग जाएगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा, और जहाँ पे टर्न होता है दैट इज कॉल्ड 6। बेसिकली 10 की पावर 6 मीन्स किसी भी मटेरियल की जो लाइफ होती है 10 की पावर 6 साइकिल तक ही होती है, उसके बाद ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता है। ठीक है, और यही इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, इसी मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट। और इंड्योरेंस लिमिट में बताया कि किसी भी कंपोनेंट की वो मैक्सिमम लिमिट होती है जब तक मटेरियल अपनी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल को सस्टेन कर लेता है। तो यही एक पॉइंट है जहाँ पर मटेरियल नंबर ऑफ इन्फाइनाइट साइकिल को सस्टेन कर लेता है, एंड दिस इज 10 की पावर 6 इज कॉल्ड नंबर ऑफ इन्फाइनाइट साइकिल। ठीक है, तो ये आप ग्राफ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे 6 बीच में लेट से 4 होगा, 7 8 ऐसे ही 9 आगे ऐसे ही ग्राफ बनता चला जाएगा जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। इस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा सॉल्व होंगे, ये ग्राफ आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आप ग्राफ देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KF के बारे में। मैंने अभी तक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड दैट इज डिनोटेड बाय KF। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करिए काम आएगा। सो KF होता क्या है? फटीग लिमिट ऑफ द अननोन स्पेसिमेन। KF is defined as the ratio of fatigue limit of unused specimen to the fatigue limit of nosed specimen. Limit of nosed specimen. याद रखिएगा, काफी काम आने वाला है आपके। ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा, काम आएगा। आगे देखिए नोच सेंसिटिविटी क्या होता है। नोच सेंसिटिविटी और साथ साथ इसके देखेंगे नोच सेंसिटिविटी फैक्टर। नोच सेंसिटिविटी एंड नोच सेंसिटिविटी फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय Q। Node sensitivity and node sensitivity factor. So node sensitivity, it is defined as the reduction of the properties of material due to stress concentration. क्या मैंने बताया? So it is defined, node sensitivity क्या होता है? It is defined as the reduction in the properties of material. Basically nodes क्या होता है? किसी मटेरियल की कमजोरी होती है, नोड्स क्या होता है? जैसे ये आपका मटेरियल दिया हुआ है, इस मटेरियल पे यहाँ नोड्स दे देंगे तो इस मटेरियल की अल्टीमेटली स्ट्रेंथ तो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसको अगर पहले
इसको ब्रेक करने में 5 न्यूटन लगा तो 200 न्यूटन में ही टूट जाएगा. जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल यू नोट इट से reduction is the properties of material, or we can say reduction is the reduction in the strength of the material. That is called notch sensitivity. So due to the notch, the force required to break the material is very less as compared to the unnotched material. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज notch sensitivity factor. क्यों क्या होता है? So we can say it is defined as the ratio of increase of the actual stress over the nominal stress to the increase of the actual stress over the it is defined as the ratio of the increase of the actual stress over the nominal stress to the increase of theoretical stress over the nominal stress. ठीक है. सो क्या होता है क्यों? It is defined as the increase of actual stress over the nominal stress to the increase of theoretical stress or nominal stress. That is called your notch sensitivity factor. So अगर मैं बात करता हूँ what is actual stress, तो actual stress is equals to kf into sigma naught. मैंने kf बताया था. This is called fatigue concentration factor. एंड अगर मैं बात करता हूँ theoretical stress की, kT into sigma naught. एक मिनट. सॉरी केडी. सो मैंने क्या बताया क्यों क्या होता है? इंक्रीज इन द एक्चुअल स्ट्रेस ओवर द नॉमिनल स्ट्रेस टू द इंक्रीज इन द theoretical stress over the nominal stress. This is the actual stress kf sigma naught minus sigma naught. This is the nominal stress kt sigma naught minus sigma naught. ठीक है. सॉल्व आउट करें. kf sigma naught कट जाएगा अपॉन kt माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो kf माइनस 1 इक्वल्स टू q टाइम ऑफ kt माइनस 1 को उधर भेज देते हैं तो kf की वैल्यू क्या देगी 1 प्लस q kt माइनस 1. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपको ये याद रहना चाहिए, काफ़ी काम भी आएगा आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. We can say the value of q ranges from 0 to 1. The value of q is notch sensitivity factor, ranges from 0 to 1. 1 से 0 से 1 तक इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है. अगर मैं बात करता हूँ q इक्वल्स टू 1, अगर मैं बात करूँ कम्प्लीटली नोच सेंसिटिव मटेरियल, इफ फॉर completely notch sensitive
मटेरियल। अब कंप्लीटली नो सेंसिटिव मटेरियल तो क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा कि मैं रख रहा हूँ देखो, के एफ इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 रखना है 1 इंटू के टी माइनस 1। सॉर्ट आउट करेंगे तो के एफ इक्वल्स टू 1 प्लस के टी माइनस 1, 1 कैंसिल आउट। सो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बराबर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये भी आपको कंटेंट याद होना चाहिए। इफ फॉर not completely, if for completely unknown specimen, for completely unknown material, we know that Q must be 0. So here जब आप इसमें Q पुट करेंगे तो ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा 0। तो K इक्वल्स टू सिर्फ उसे क्या बचेगा के एफ इक्वल्स टू 1। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई, एक आपको ये टर्म, एक ये और एक ये आपको याद रखना है, काफ़ी काम आएगा आपके ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। ये नोट करिए, फिर हम बताते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंड्योरेंस लिमिट को इफेक्ट करते हैं। जब आप देख लीजिए आप सभी लोग, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो एंड्योरेंस लिमिट को आपके इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी करिए, आज न्यूमेरिकल भी लगाना है कुछ भी करके, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द endurance limit, factor affecting the endurance limit, and value factor affecting the endurance limit. There are basically 4 factors which affect the endurance limit. So endurance limit is different for rotating specimen and different for different component. So हर एक component के लिए, हर एक condition के लिए, for example static load और dynamic load, इन दोनों के लिए भी आपकी जो endurance limit होगी वो different होगी। तो हर एक केस के लिए endurance limit different होती है। तो बेसिकली 4 फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर एंड्योरेंस लिमिट आपकी बेस्ड होती है, और इन चारों फैक्टर को इंक्लूडेड करके जो एंड्योरेंस लिमिट निकलती है दैट इज कॉल्ड करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। तो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सरफेस फिनिश फैक्टर, सेकेंड वन इज साइज फैक्टर, थर्ड वन इज रिलायबिलिटी फैक्टर एंड फोर्थ वन इज मॉडिफाइंग फैक्टर। 4 फैक्टर होते हैं, सरफेस फिनिश फैक्टर, मॉडिफाइंग फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर एंड साइज फैक्टर। इन चारों फैक्टर्स को इंक्लूडेड करके जो भी एंड्योरेंस लिमिट निकलती है दैट इज कॉल्ड करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज योर करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। सो के ए, के बी, के सी, के डी एंड एस सी डैश। क्लियर? तो यहाँ पर के ए, के बी, के सी क्या है सब? सबसे पहले तो बता दें दिस इज योर एंड्योरेंस लिमिट ऑफ रोटेटिंग कंपोनेंट, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ रोटेटिंग component, ठीक। दिस इज योर करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। अब यहाँ देखिए कि ए क्या होता है, दिस इज योर सरफेस फिनिश फैक्टर,
क्योंकि आपकी इंड्यूरेंस लिमिट सरफेस के ऊपर ही डिपेंड करेगी, सरफेस फिनिश फैक्टर KB, that is called size factor. KC is called reliability factor. Reliability factor, and the KD is modifying factor. Modifying factor. एंड इसकी वैल्यू आप KD अगर निकालेंगे तो उसके लिए आपको KF निकालने की जरूरत होगी। KF का इनवर्स क्या होता है? KT। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं। कुछ मैं स्टैंडर्ड टर्म्स लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये कुछ की पॉइंट्स हैं याद रखिए, जैसे कि आपको कहीं स्टील दिया है और स्टील के केस में आपको इंड्यूरेंस लिमिट ऑफ रोटेटिंग कंपोनेंट निकालनी, मतलब AC डैश निकालना है, तो दैट इज 0.5 टाइम ऑफ SUT, दिस इज फॉर स्टील। ये कंडीशन डायरेक्टली उस पर अप्लाई की जा सकती है। दूसरी, अगर कहीं कास्ट आयरन दिया है, कास्ट स्टील दिया है, कहीं अगर कास्ट आयरन दिया है या कास्ट स्टील दिया, तो उस केस में SE डैश बराबर 0.4 SUT फॉर कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील। अगर कहीं पे आपको क्या दिया है, रॉट एल्युमिनियम अलॉय दिया है SE डैश, तो इस केस में जो SE डैश होगा दैट इज ऑल्सो 0.4 SUT। किसके लिए? रॉट एल्युमिनियम। और अगर आपको कहीं दिया है कास्ट एल्युमिनियम या अलॉय, रॉट एल्युमिनियम या फिर इसी का अलॉय दिया, तो कहीं SE डैश बराबर which is 0.3 SUT, this is for cast aluminium and alloy। तो ये कंडीशन आपको थोड़ा याद रखनी है, ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, याद रख लेंगे तो न्यूमेरिकल के सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी और थोड़ा जल्दी न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये कंडीशन आपको याद रख लेनी होगी। ठीक है, चलिए अभी तक तो ये कॉन्सेप्ट था, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के लिए बताएंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट कल बताएंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, रिवर्स्ड स्ट्रेस डिजाइन फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लाइफ। रिवर्स्ड स्ट्रेस डिजाइन फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लाइफ। Reversed stress designed for finite and infinite life। तो ये दो लाइफ हैं, इनके बेस्ड मुझे डिजाइनिंग करनी है, और डिजाइनिंग अल्टीमेटली इस केस में, इस सब्जेक्ट में डिजाइनिंग का मतलब होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो डिजाइन फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लाइफ, तो सबसे पहला हम टर्म लेके चलते हैं इनफाइनाइट लाइफ। डिजाइन फॉर इनफाइनाइट लाइफ। याद रखिएगा, इनफाइनाइट लाइफ डिजाइन करते वक्त जो फेलियर क्राइटेरिया होती है, वो फेलियर क्राइटेरिया हम मान के चलते हैं, दैट इज इंड्योरेंस लिमिट। तो in case of infinite design of infinite life, endurance limit is the failure criteria of the component. Here, endurance limit is the failure criteria of कंपोनेंट। ये मैं इससे बात कर रहा हूँ इनफाइनाइट लाइफ के टर्म में। ठीक है, अगर फाइनाइट लाइफ के टर्म में बात करूँगा तो कुछ और होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। एंड अगर ये क्राइटेरिया होगा इंड्योरेंस लिमिट की, तो जाहिर सी बात है जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा या एम्पलीट्यूड स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी वैल्यू
इस इंड्योरेंस लिमिट से कम ही रखेंगे। अगर इसके बराबर, इसके कम या इसके बराबर रख सकते हैं, लेकिन अगर इससे हम ज़्यादा रख देंगे तो अल्टीमेटली मेरा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल। क्योंकि यही तो इसकी फेलियर क्राइटेरिया है, मतलब एक लिमिट दे देगी कि इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपकी मटेरियल फेल कर जाएगा। तो करना क्या है, जो भी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड आपके मटेरियल में डेवलप होगा वो इंड्योरेंस लिमिट से तो कम ही होना चाहिए टू विदस्टैंड द इनफाइनाइट लाइफ साइकिल। सो अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेस एम्पलीट्यूड विच इज डेवलप इन दिस, तो हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे और उसके लिए इंड्योरेंस लिमिट को हम किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व के दौरान काफ़ी काम आने वाला है। ये तो स्ट्रेस हो गया। अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूँ, लेकिन दोनों की केस में एम्पलीट्यूड ही होगा SSE अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, याद रखिएगा। And these are the corrected endurance limit in case of the normal stress, corrected endurance limit in case of the shear stress. This is the shear amplitude, this is the stress amplitude. ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। फॉर एक्सियल लोडिंग, और ये भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। फॉर एक्सियल लोडिंग, अगर एक्सियल लोडिंग टर्म आपके क्वेश्चंस में दिया है तो उसके लिए जो करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट होगी एट एक्सियल लोडिंग, करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट एट एक्सियल लोडिंग विच इज 0.8 टाइम ऑफ करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट। ये टर्म आप याद रखिएगा, थोड़ा काम आएगा। कहीं कहीं एग्जाम में बोल दे रहा है कि एक्सियल लोडिंग हो रही है, ये काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स स्ट्रेस डिज़ाइन फॉर इन्फाइनाइट लाइफ। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। न्यूमेरिकल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक, कल मैं इस पर न्यूमेरिकल लगा दूंगा एक दो, और साथ साथ डिज़ाइन फॉर फाइनाइट लाइफ भी लगाऊंगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कल लगाऊंगा। मीन्स कल इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल लगेंगे, इनफाइनाइट लाइफ पे भी न्यूमेरिकल लगेगा और फाइनाइट लाइफ पे भी न्यूमेरिकल लगेगा विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर चलें फिर। ओके, थैंक यू सो मच।